भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सेवक जी तय करा और हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान के महारथी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और छत्तीसगढ़ में विकास को एक नया अभियान देने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल जी कौशिक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन श्री सौदाम सिंह, वरिष्ठ मंत्री श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, वरिष्ठ मंत्री श्री नंदी राम जी कंवर और वरिष्ठ मंत्री श्री राम विचार जी नेताम और जो डॉक्टर रमन सिंह जी की यात्रा रही है उसके संयोजक श्री राजेश मूरत और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री गिवाजी का यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, यदि मैं आगे देख रहा हूँ जहां तक मैं देख रहा हूँ वहां तक हमें भीड़ दिखाई दे रही है, दाहिने देख रहा हूँ जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक हमें भीड़ दिखाई दे रही है। उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मुझे याद है जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना था लोग कहते थे अलग से छत्तीसगढ़ राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो गरीब रहते हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी रहते हैं, छत्तीसगढ़ को एक बीमारू राज्य बना दिया, एक कमजोर राज्य बना दिया, एक कमजोर राज्य बना दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। यह लोग कहा करते थे कैसे छत्तीसगढ़ राज्य का विकास होगा उसमें लोग कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन मैं सचमुच इस विकास क्या क्या नहीं किया। पहली बार जब मैंने सुना चावल वाले वाला चावल बांटा, 1 रुपया किलो चावल गरीबों को दिया जा सकता, शायद हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी। 35 किलो हर गरीब 1 रुपया किलो की दर से चावल मुहैया कराना, चना सबको दर सकेगा, दाल 10 रुपये किलो की दर से मुहैया कराना, कौन इसकी कल्पना कर सकता। दाल आज चले जाके बाजार में अरहर की दाल मैं समझता हूं 70 रुपये 80 रुपये और कभी कभी तो यह अरहर की दाल 90 रुपये सब किलो की दर से हमको दुकानों पर प्राप्त होती है। 10 रुपया किलो दर से मुहैया करा, लेकिन यह सब सारी बातें तो अपनी जगह है। लेकिन एक बड़ा काम जो इन्होंने किया है कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक का जो उन्होंने स्वास्थ्य बीमा किया और साथ ही साथ गरीबों के मुफ्त इलाज की जो रकम व्यवस्था की है उसके लिए कुछ साधुवाद के पात्र है आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। इतना ही नहीं, जब हमें यह जानकारी सबसे पहले प्राप्त हुई थी आज के कुछ वर्षों पहले कि तेजू पत्ता तोड़ने वाले आदिवासी भाइयों के चरणों की रक्षा के लिए, उनके पैरों की रक्षा के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी ने चरण का विभाजन देना प्रारंभ किया। पहले भाइयों उसी निर्णय इस नतीजे पर पहुंचेगा जिस नेता की नजर भारत जनता के चरणों पर होती है तो वह जनता की उस नेता को सिंहासन पर ही बैठाने का काम करती है। और मैं डॉक्टर रमन सिंह जी कहना चाहता हूं यदि आपकी नजर जैसे आज तक छत्तीसगढ़ की जनता की चरणों पर है, छत्तीसगढ़ की जनता के सुख सुख में आप भागीदार रहते हैं, यदि ऐसे ही हालात बने रहे आप तीसरी बार ही नहीं हो सकता है कि अगली बार भी कि छत्तीसगढ़ की जनता 1 रन बनाकर संतोष नहीं करेगी, 2 रन बनाकर नहीं, 3 रन बनाकर नहीं, बल्कि 4 रन और 6 रन बनाकर छक्का बनाकर ही दम देगी। ऐसा लगा
डॉक्टर रमन सिंह जी ने महाराज नहीं बनाई है। हमारे यहाँ बैठे हुए देश के सर्वाधिक लोकप्रिय में नेता नरेंद्र भाई ने महंगाई नहीं बढ़ाई है। महंगाई बढ़ाई है तो कांग्रेस की दिल्ली की सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। हर चीज की कीमत बढ़ गई है। कीमत यदि घटी है तो आम इंसान की जिंदगी की कीमत घटी है, नहीं तो हर चीज की कीमत बढ़ गई है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी हुकूमत 6 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में देखी है। और इस सच्चाई को नकार सकता है। आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को आगे रखने में यदि किसी भारत माता के सबूत में कामयाबी हासिल की है तो भारत माता के सबूत का नाम है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। याद आ रहा है जब कांग्रेस आती है कभी कभी महंगाई बढ़ने लगती है। हर नमक की भी कीमत बढ़ गई है। खाने पीने वाली चीजों की कीमत तो बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आए दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और कहां तक जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा मध्यम वर्गीय परिवार जब शादी करता है तो अपनी बेटी के पैरों में बिछिया के शादी और सोना कम से कम खरीदना चाहता है। आज शादी और सोने की कीमत को भी इस कांग्रेस की हुकूमत ने आसमान पर पहुंचा दिया, इस हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। और इस हुकूमत ने क्या किया है? कहा है कि हम हिंदुस्तान के गरीबों को भूख से नहीं लालच मारने देना चाहते। अब हम खाद्य सुरक्षा का कानून बनाएंगे। खाद्य सुरक्षा के कानून का हम लोगों ने भी समर्थन किया। संसद के दोनों सदनों में कानून रहने भाइयों पारित हो गया। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता तो कई सवाल का जवाब चाहती है। आजादी के 66 वर्षों में 50 वर्षों से अधिक समय तक अखंड हुकूमत यदि किसी ने किया है तो इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने हुकूमत किया है। क्या कारण है कि तुम्हारे 50 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ी है, बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ी है? क्यों ऐसा हुआ? मैं भाइयों आपको बताना चाहता हूं, एक साजिश है कांग्रेस के लोगों की। इनके बहुत बड़ी चाल हुआ करती है कि हिंदुस्तान की जनता को आर्थिक मामलों में रगड़ा बना दो, जनता को कमजोर बना दो, और जब चुनाव आ जाए तो उनको पैसा भी दे दो। इतने में ही हिंदुस्तान की जनता खुश हो जाएगी और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेगी और फिर से हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की जनता को कमजोर नहीं बनाना चाहती है, बल्कि हिंदुस्तान की जनता को, पावों को हम मजबूत बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसी भी जात, किसी भी वर्ग, किसी भी मजहब का कोई भी व्यक्ति यदि कमजोर रह जाएगा तो इस हिंदुस्तान को, जैसा हम एक सशक्त हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, सारे विश्व का नेतृत्व करने वाला एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तो वह एक सशक्त, स्वावलंबी और स्वाभिमानी हिंदुस्तान बनाने का हमारा सोच कभी भी साकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम सबको भगवान बनाना चाहते हैं, चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, चाहे कहीं का। लेकिन आपने देखा अपनी खामियों पर, अपने अपराधों पर, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि हम हिंदुस्तान की गरीबी जो दूर नहीं कर पा रहे हैं, हिंदुस्तान का जो आर्थिक विकास नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। कहीं आपने सुना सरकार किसी की हो और यदि बदहाली पैदा हो तो उसके लिए विपक्ष में बैठे हुए लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या हो गया है हमारे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब विदेश वाले यहां पैसा लगाने के लिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि संसद में भारतीय जनता पार्टी हंगामा खड़ा करती है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, भारत में मानव संसाधन की कमी नहीं है। आज संविधानों की धरती पर
जितने नौजवानों को मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, वह नौजवान कम पढ़ा था, अनपढ़ हो, लेकिन ऐसे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में नौजवान हैं कि वह अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा विकसित होने के बावजूद अपने मजबूत हाथों के लिए रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार को, हमारी छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को जो सहयोग कर रहे हैं, वह सहयोग नहीं कर रही है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार से सौजन्यपन का व्यवहार कर रही है। कैसे होगा? और विदेशों के पैसे से भारत का आर्थिक विकास हो, भारत की गरीबी दूर हो, भारत की बेरोजगारी दूर होगी। अरे भारत में मानव संसाधन की कमी नहीं है, जनसंख्या हमारी 120 करोड़ से अधिक की है। यहां पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। चले जाइए कहीं पर खदान कर दीजिए, तो बाक्साइट निकल आएगा, सोना निकल आएगा, चांदी निकल आएगा, कॉपर निकल आएगा। भारत माता के गर्भ में यह सारे रत्न भरे हुए हैं। और सारी दुनिया में यदि कोई देश यदि रत्न गर्भा वसुंधरा नहीं की है, तो वह भारत की वसुंधरा यह रत्न गर्भा है, जिसके गर्भ में रत्न छिपे। लेकिन तुम्हारी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। भारत गरीब होता जा रहा है, भारत में बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मेरे नौजवानों, एक मैं आंकड़ा आपको देना चाहता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई यदि इस आंकड़े को खारिज कर दे, जो कहे वह करने को तैयार हो। हरी सभा में मैं क्षमा याचना करने को तैयार हूं। जो अटल बिहारी वाजपेयी यानी भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार केंद्र में 98 से लेकर 2004 6 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 6 करोड़ 70 लाख से अधिक रोजगार के अवसर से किए थे। लेकिन जब से यह कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई है, 2004 से लेकर 2010 तक केवल 27 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने में इन्होंने कामयाबी हासिल की। आज हिंदुस्तान में जो 24 सड़कें आपको दिखाई पड़ती हैं, वह करिश्मा किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने किया था। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री। इस कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है कि 6 वर्षों में यह भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने जितने हिंदुस्तान में हाईवे की सड़कें बनाई हैं, उतनी ही सड़कें हम लोगों ने 26 वर्षों में बनाई है। यह बात इस कांग्रेस की सरकार ने स्वीकार कर। हिंदुस्तान में विकास कौन कर सकता है? ऐसा आगे इस सच्चाई को आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे यहां पर हम कर रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई, उनके विकास कार्य से आप अच्छी तरह परिचित हैं। मैं जो सचमुच उनके विकास कार्यों की चर्चा ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके विकास कार्यों की चर्चा वह केवल हिंदुस्तान में ही नहीं होती है, बल्कि अब सारी दुनिया में उनके विकास कार्यों की चर्चा होने लगी है। मध्य प्रदेश में चले जाइए, शिवराज सिंह चौहान, जो करिश्मा उन्होंने भी अपने विकास के मामले में किया, बिहार राज्य को उससे बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। आज वहां भी उनकी प्रशंसा हो रही है। चले जाइए गुजरात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मनोहर पर्रिकर की। भाइयों, हिंदुस्तान का मेरा राज्य है, कहीं नहीं मिलेगा कि वहां पर पेट्रोल डीजल से सस्ता मिलता है। और हिंदुस्तान में भी कोई राज्य है तो भाजपा पार्टी के बाद तो हमारा धोखा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का करिश्मा हुआ करता है। किन कामों की जहां पर मैं चर्चा करूं, ज्यादा नहीं चर्चा करना चाहता। आपके पेट पर भी कांग्रेस की हुकूमत ने चोट मारा है और साथ ही साथ आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर भी गहरी चोट पहुंचाने का काम इस आजाद भारत में किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। बहनों भाइयों, क्या आप नहीं जानते हमारे और आपके घर का नौजवान अपने सीने का बटन खोलकर और सेना की वर्दी पहनकर भारत की सीमाओं की रक्षा करता है? पाकिस्तान जिसकी बात उसके 7 करोड़ 8 करोड़ की जनसंख्या, उसके सेना के जवान हमारी सीमा में घुस आते हैं और
उसका भरपूर जवाब नहीं दे पाती। पाकिस्तान की सेना के जवानों ने हमारे भारत की सीमा, एक हमारे भारत के सेना के जवान का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक हमारे सेना के जवान की हत्या करके उसके शरीर को कुचल डाला। फिर भी रोकने तक नहीं खड़े हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस के नेताओं के रोकने नहीं खड़े। क्या हम पाकिस्तान को बहुत जवाब नहीं दे सकते? लेकिन लगता है कि जो करेंगे वे ताकत होनी चाहिए, अब ताकत नहीं है। चीन 640 किलोमीटर भारत की सीमा में घुस रहा है और सरकार कहती है कि अभी कुछ नहीं हुआ। हमारे भारत के सेना के जवानों ने जो सीमा पर संकट बनाए, केवल चीन की धमक उन मंत्रियों को अपने सेना के जवानों के द्वारा सुनवा रही है। अरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, हिंदुस्तान की जनता आपसे अपील करती है कि अब अंकुश मत लगाओ हमारे सेना के जवानों पर, हमारे सेना के जवानों के हाथों को बांधने की कोशिश मत करो। एक बार हमारे सेना के जवानों को हाथों को खोल दो, दुनिया का कोई भी ताकत भारत की सीमाओं की ओर बड़े उठाकर देने की जरूरत नहीं। हमारे हिंदुस्तान का माहौल कैसा है राजनीतिक आप सभी जानते हैं, कैसा मुझे नहीं बताना है। आज मैं तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि भाई आप तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। ऐसा नहीं, भारत की सर्वे एजेंसियां ही, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी बात को स्वीकार करने लगी हैं। हिंदुस्तान में अगली सरकार यदि बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ के दर्शक सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे अखिल भारतीय चुनाव अभियान समिति जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाई है उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके ऊपर, महारथी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज यूरोप में उनकी लोकप्रियता बढ़ने से अब आंखों में जलन हो रही है, सामने से कलेजा भर रहा है। अब उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तरह बेबुनियाद आरोप बनाए जा रहे। इसके पहले भी नरेंद्र भाई के ऊपर किस तरीके के आरोप कांग्रेस के लोगों ने लगाए थे पहले बार। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने यह सब सारी समझ रखी है। आगे और भी तेज आक्रमण होगा, लेकिन नरेंद्र भाई मैं कहना चाहता आप मजबूत तरीके के देता है नरेंद्र भाई, बात को याद रखिएगा। आप अकेले नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान की जनता तो आपके साथ है, पूरी की पूरी भारतीय जनता आपके पास खड़ी रहेगी। बहनों भाइयों, उनके द्वारा जो भी साजिश रची जा रही है उस पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। मैं आज तो इतनी ही अपील आपसे करने के लिए यहां पर आया। बहनों भाइयों, हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। बचा लो मेरे बहनों भाइयों उस देश को। हिंदुस्तान हमारे महान हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जो हमारा भारत कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था, इस भारत को हम फिर से विश्व गुरु के पद पर बैठाना चाहते हैं। इसके लिए दो काम आपको करना होगा। किसी लोग करने वाला घरों में बताया बहनों भाइयों, आपका एक हो जहां छत्तीसगढ़ की तकदीर बदल देगा, वहीं पर भारत की भी तकदीर बदल देगा। इस सच्चाई को भी आप अच्छी तरह समझना। पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव होगा, तीसरी बार डॉक्टर रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री बना देना। बहनों भाइयों, पहले से अधिक सीटों पर विजय दिलाकर मुख्यमंत्री बना देना, यह आपको अपील करने के लिए आया। यह मंजूर है कि नहीं है? कितने लोगों को मंजूर है? हाथ उठाइए। और बहनों भाइयों, यदि आपने छत्तीसगढ़ की सरकार बना ली तो फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर भारत की राजधानी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी विजय का वादा बढ़ाने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। और अगली बार आपने लाल किला बनाया है, अगली बार हमारा ही प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त को सारे राष्ट्र को संबोधित करेगा। इसलिए यही अपील करते हैं और इससे
अधिक ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः एक बार ऐसी शुभागत आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजनाथ सिंह जी। गुजरात में वीर बरवा गुजरात में जंग आजादी के दौरान दो महान विभूतियां भारत को दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पुरुष और राष्ट्रपिता बापू, यानी दोनों के व्यक्तित्व को एक जगह मिला दिया जाए तो जो मूर्ति बनेगी वो निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी की बनेगी। मैं उनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ते हुए विचार करता हूँ। आपको जीना सिखा देंगे, ये तो संपूर्ण पारस है, कभी भी आग न देंगे, इन्हें शुगर तो देंगे, आपको सोना बना देंगे। माननीय भारत माता की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, पूरे छत्तीसगढ़ की छाती को सारे दुनिया के अंदर एक ताकतवर छाती के रूप में बनाने वाले मित्रभाषी मेरे मित्र मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान रामसेवक बैसरा जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, राज्यसभा के सदस्य श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ सरकार के भिन्न भिन्न आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, मैं सरगुजा कई बार आया, अंबिकापुर में भी छोटी मीटिंगों से लेकर के बड़ी जनसभाएं करने का भी मुझे अवसर मिला, लेकिन आज मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने सरगुजा की धरती पर इसके पूर्व ऐसा जल सागर कभी देखा नहीं है, ऐसा विराट दृश्य कभी देखा नहीं है। और इस दृश्य को देख करके मुझे लगता है कि कल तक हम कहते थे सरगुजा, अब कहेंगे सरगुजा। सरगुजा ने छत्तीसगढ़ का सर ऊंचा कर दिया। मैं सरगुजा के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति यात्रा करके आता है और अगर आप उस यात्री को अगर नमन करते हो तो उसका आधा पुण्य आपको मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है कि 6000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके समाज देवता के चरण स्पर्श करके आज सरगुजा पहुंचे हुए
छत्तीसगढ़ की धरती को नमन करके समर्पित करना हुआ है। मैं तो जब तक छत्तीसगढ़ सोचता हूं, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस महान निर्णय पर नमन करने का मन करता है। मैंने संयुक्त मध्य प्रदेश में भी काम किया है और जब अलग छत्तीसगढ़ बना उन दिनों में भी मैं आपके बीच में संगठन का काम करता था। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति क्या है, निर्णय प्रक्रिया क्या है, शासन चलाने के तौर तरीके क्या है, इसका उत्तम उदाहरण देखना है तो छत्तीसगढ़ की रचना, उत्तराखंड की रचना, झारखंड की रचना देखिए और उधर कांग्रेस ने अभी जो पूरे आंध्र में आग लगा दी है, तेलंगाना बना करके किस तरीके से बनाया। जब छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था। जब उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था। जब झारखंड बना, बिहार मिठाई बांट रहा था, झारखंड भी मिठाई बांट रहा था। लेकिन जब तेलंगाना बना तो कर्फ्यू लगाने पड़े। ये कांग्रेसी कार्यशैली का नमूना, सबको विश्वास में लेकर के उनके हर सवाल का समाधान करते हुए निर्णयों की प्रक्रिया को विकसित की जा सकती है। लेकिन वो संस्कार अहंकार से भरी हुई कांग्रेस के पास से अपेक्षा करने जैसे नहीं। कांग्रेस का अहंकार सामने आसमान पर चढ़ा हुआ, कोई देश के नागरिकों को नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे सामान्य नागरिक को एक वोट बैंक की तरह हमेशा उसके साथ व्यवहार करते हुए आए हैं और उसका परिणाम ये है कि आज वो जहां भी हाथ लगाते हैं सोना मिट्टी हो जाता है, समस्याएं विकराल हो जाती हैं, संकट गहरे हो जाते हैं और जनता की पीड़ा अपरंपार बढ़ती जाती है। ये कांग्रेस की परंपरा रही है और दिल्ली सरकार ने क्या की? भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के कार्यकाल के प्रारंभ से मैं यहां जुड़ा हूं। आज जब डॉक्टर रमन सिंह यहां के मुख्यमंत्री बने तब उनके सामने